हेलो, नमस्कार साथियों। जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप सभी लोग कुशल होंगे। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में चर्चा करने वाला हूं बल युग्म के बारे में और गति एवं बल के सबसे लास्ट टॉपिक्स या लास्ट पॉइंट्स पर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपको याद रखना है कि हम कोई भी टॉपिक्स ऐसा नहीं कराएंगे जो आपके एग्जाम्स में ना आता हो। जो हम क्वेश्चंस या जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस या कोई भी सेशन कराएँगे, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बल युग्म के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कपल के रूप में भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बल युग्म क्या है? जब किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में 2 बराबर तथा समानांतर बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएँ भिन्न हों, तो उन बलों को बल युग्म कहा जाता है। बल युग्म का परिणामी बल शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या आपने इसके पहले बल युग्म के बारे में पढ़ा था? यदि हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। यदि नहीं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। क्या आपने बल युग्म के बारे में पढ़ा था या बल युग्म का कभी SI मात्रक आपको पता है? यदि पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। देखिए दोस्तों, बल युग्म क्या होता है? जैसे एक दिशा होती है, कोई पिंड एक दिशा में परिवर्तित कर रहा है और दूसरा दूसरी दिशा में परिवर्तन कर रहा है। तो यदि इन दोनों दिशाओं के बीच एक कोई दोनों दिशाओं में 2 बराबर तथा समानांतर बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएँ भिन्न हो जाती हैं। उनकी क्रिया रेखाएँ भिन्न हो जाती हैं, तो उन बलों को बल युग्म कहा जाता है। बल युग्म का परिणामी बल जो होता है वह शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। इनकी बस जो होती है वह शून्य होती है। ये आपको याद रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि बल युग्म का जो एसआई मात्रक होता है, वह न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? बल युग्म का एसआई मात्रक होता है जो, वह होता है न्यूटन मीटर। आपको ज्ञात हो रहा होगा कि बल युग्म क्या है, कि जब किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में 2 बराबर तथा समानांतर बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएँ भिन्न हो, तो उन बलों को बल युग्म कहा जाता है। बल युग्म की परिणामी बल जो होता है वह शून्य होता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जो आपको याद रखना है क्योंकि यह एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है जड़त्व आघूर्ण। क्या है दोस्तों? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ा होगा और जाना होगा कि जड़त्व आघूर्ण क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और इसका जो सूत्र है वह क्या है। इसमें सिर्फ एक नंबर का ये पूछता है दोस्तों, जड़त्व ऑफ या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, यह नेवी या डिफेंस एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, तो वह हम आपको आगे बताएंगे। पहले इसकी परिभाषा पर ध्यान दीजिए। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जड़त्व आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती हो। और जड़त्व आघूर्ण पिंड के आकार, उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। आपको ध्यान देना होगा कि यह क्या बता रहा है दोस्तों, कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसका फ़ॉर्मूला ही पूछता है बस, और इसकी परिभाषा भी नहीं पूछता है। आपको बस समझाने के लिए परिभाषाएँ बताई जाती हैं। एसएससी एग्ज़ामों में परिभाषा नहीं पूछता, बस थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं, वही पूछ लिए जाते हैं इन एग्ज़ामों में। 1 मिनट वेट करिएगा दोस्तों। 1 मिनट वेट, 1 मिनट, जस्ट मिनट। यदि आपको इसका फ़ॉर्मूला पता हो दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है और क्या आपने इसके पहले इस वीडियोज़ को पढ़ा था या नहीं? तो ध्यान से समझिएगा।
जड़त्व आघूर्ण पिंड के आकार, उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण पिंड के आकार, उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। देखिए कोई पिंड होगा दोस्तों, कोई पिंड होगा, यदि वह एक दूसरे तरफ से क्रिया कर रहा होगा तो दूसरा जो पिंड होगा इस तरफ से क्रिया करके उस गति का विरोध करेगा। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ये दोनों आपस में टकराएंगे तो यह इस दूसरे का विरोध किया कि नहीं किया? किया कि जड़त्व आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है। वह क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जड़त्व मतलब क्या होगा कि वह उसी स्थान पर बार-बार आएगा तो वह जड़ता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा? जड़ता प्रदर्शित करेगा। यदि वह जड़ता प्रदर्शित करेगा उसी स्थान पर पुनः वापस बार एक स्थान से वहाँ जा रहा है, फिर दूसरे स्थान पर वहीं आकर पुनः उस स्थान पर विद्यमान हो जा रहा है, तो वह जड़ता प्रदर्शित कर रहा है, तो इससे क्या होगा? वह जड़त्व आघूर्ण कहलाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि जड़त्व आघूर्ण उसके आकार, उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन या अक्ष की दूरी पर ही निर्भर करता है, ना कि इसके अलावा। आपको याद रखना है आकार, द्रव्यमान एवं घूर्णन तथा दूरी पर निर्भर करता है। इसके अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में थंब जरूर दें या एस का ऑप्शन जरूर क्लिक करें। ज़रूर बताएँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए जो बेहद इम्पोर्टेंट है जड़त्व आघूर्ण के बारे में, इसे पढ़िए। किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णनशील कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण I उस पिंड के अर्थात सभी कणों के कुल द्रव्यमान मतलब m तथा उसकी अक्ष से दूरी मतलब r के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है वह हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है। I इज इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? जड़त्व का फार्मूला जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला I इज इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये भी याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। आई इज इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल तो आपने पढ़ा होगा और इसकी परिभाषा भी आप लोग जानते होंगे। तो घर्षण बल का कोई ऐसा उदाहरण आप बताइए जो आपने नया-नया पढ़ा हो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ इसका एक उदाहरण या इसका कोई उपयोग या इससे कोई हानि। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों कि घर्षण बल का उदाहरण क्या है, उसके उपयोग कौन-कौन से हैं या उससे उपयोग में हानि कौन-कौन सी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम उसी माध्यम से इस वीडियो को कुछ अच्छी नई एक्टिविटी के साथ इस वीडियोस को ओपन करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो हम चर्चा करते हैं घर्षण बल की परिभाषा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, घर्षण बल की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करती है अथवा गति करती है तो वस्तु एवं उस सतह के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। यह बल वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहा जाता है। देखिए जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न मतलब यदि आप कोई वस्तु को खिसकाते हैं, यदि मान लीजिए पेटी है, आप इसे खिसका कर कुछ दूरी तक ले गए, तो यह इसकी सतह से संलग्न है कि नहीं? या कोई वस्तु है और इस दिशा से संलग्न है मतलब वह जुड़ी हुई है, इसके साथ है। संलग्न हुए हुए गति करती है। जब आप खींचते हैं तो गति नहीं कर रही, गति कर रही है, गति करने का प्रयास कर रही है, तो वह गति करती है, तो वस्तु एवं उस सतह के बल एक एक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? सतह के मध्य एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम घर्षण बल का रूप देते हैं। जो वस्तु गति का विरोध करती हो उसे घर्षण बल कहते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही सरल है ये परिभाषा। आप याद कीजिए कि जो वस्तु किसी गति का विरोध करता हो वह घर्षण बल कहलाता है। और दूसरी परिभाषा ये है कि यह बल वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहा जाता है। आपको दोनों परिभाषाएं आपके समक्ष हैं, आपको जो अच्छी लगे आप उसे उस अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। मेरे लिए तो वेरी परफेक्ट ये है कि जो वस्तु किसी गति का विरोध करती हो, वह बल उसके बीच उत्पन्न हुआ बल क्या-सा बल कहलाता है? तो घर्षण बल कहलाता है। अब हम आपको बताएँगे कि घर्षण बल के उपयोग कौन-कौन से हैं या उनसे हानि क्या-क्या है? तो देखिए दोस्तों, घर्षण बल के उपयोग घर्षण बल के उपयोग देखिए,
सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों की पहियों को फिसलने लगते हैं। दूसरा, घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती। तीसरा, घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है। चौथा है, ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के ही लिए संभव है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सड़क पर आवश्यक घर्षण न होने के कारण गाड़ियों की पहियां फिसलने लगती हैं, और ये भी आपको पता चल रहा होगा कि घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती। तीसरा है जो उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है। कैसे? यदि देखिए कोई मोड़ होता है दोस्तों, इस पर कोई चिकनी सतह है, तो इधर का भाग जो होता है थोड़ा निचला कर देते हैं और इधर का भाग जो होता है वो उभरा हुआ बना देते हैं, क्योंकि गाड़ी आसानी से मुड़ जाए और यहीं ये प्लेसमेंट ऐसा हो और इसमें जो चिकना तल हो, ना इसके अंदर उभरा तल हो, ना इसके अंदर निचला तल हो, तो ये आप क्या इस मोड़ पर कोई टर्न कर सकते हैं? नहीं। आपके चक्के फिसल जाएँगे और आपको चोट भी लग सकती है। दूसरा उदाहरण क्या है? घर्षण की उपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती। यदि घर्षण नहीं होगा, तो मशीनें नहीं चलेंगी। मशीनें नहीं चलेंगी, तो घर्षण बताइए, घर्षण क्या होता है? एक-दूसरे से आपस में वो टकराती हैं या एक-दूसरे के ऊपर घूमती रहती हैं, तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। जब घर्षण उत्पन्न होगा, तभी मशीनें चलेंगी। जब घर्षण उत्पन्न ही नहीं होगा, तो मशीनें कहाँ से चलेंगी? तो इसी प्रकार घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती हैं। तीसरा उदाहरण समझिएगा, घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है। क्या आपको मैं इस लैपटॉप या चिकने तल पर लिखूँगा, तो क्या यह संभव है? नहीं। और मैं इस पैड पर लिख रहा हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है और लिख भी रहा है, तो क्या है आपको समझना है वो होगा कि कागज पर लिखना संभव है, क्योंकि किसी घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखा जाता है और यही चिकना स्थल होगा, तो आप इसे नहीं लिख पाएँगे। तो चौथे उदाहरण पर ध्यान दीजिए, ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के ही संभव है। अब आपको तो ये तीनों उदाहरण समझ में आ गया, लेकिन ये चौथा उदाहरण कैसे? क्योंकि ईंटों को तो एक के ऊपर एक ही रखना है, तो कैसे घर्षण के उपयोग के बिना ये नहीं रखा जा सकता? तो आपको याद होगा कि आप घर्षण का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वहीं पर चिकना तल है या सतह है, वह घर्षण ना होते हुए भी वह ईंट आसानी से नीचे की ओर गिर जाएगा। यदि वह खुरदुरा होगा, तो उस सतह पर घर्षण का प्रयोग होगा, जिससे वह आसानी से टिक जाएगा और ईंटों की थोड़े-थोड़े जोड़ से वह एक दीवार का ही निर्माण कर सकता है। अब हम आपको बताएँगे कि घर्षण के हानि क्या हैं? घर्षण के हानि क्या हैं? उपयोग आपने जान लिए, अब हम उस चर्चा करते हैं हानि के बारे में। घर्षण से होने वाली हानि। देखिए दोस्तों, घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है। जैसे कि अब देखिए चिकना तल होगा, टाइल्स लगी होंगी, तो आप आसानी से किसी भी वस्तु को इधर से खींचकर उधर ले जा सकते हैं, तो उसमें आपकी ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च होगी। लेकिन वहीं पर कोई खुरदुरा प्लेस है और आपको कोई वस्तु घसीट कर ले जानी है, तो आपकी ऊर्जा अपव्यय होगी और आपकी कमज़ोरी भी हो सकती है, और क्योंकि ऐसा नहीं होगा, वो सामान पे डिपेंड करेगा कि आप वस्तु के भार को कितना उठा रहे हैं और किस प्लेस पर उठा रहे हैं। देखिए, इसमें जो होता है घर्षण के कारण ही जो मशीनें होती हैं, उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। क्यों? जब वह अपव्यय होगा, मतलब उसमें ऊर्जा कम लगेगी, तो वह मशीनों की उत्पादकता को कम करेगी ही, और जब घर्षण का अपव्यय नहीं व्यय होगा ही नहीं, खर्च ही नहीं होगा, तो वह अपनी उत्पादकता को बढ़ाएगी। अब हम चर्चा करते हैं अपने दूसरे उदाहरण या दूसरे घर्षण की हानि क्या है उस पर। देखिए, मशीनों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के खराब होने की भी संभावना रहती है। अब मशीनें भी होंगी, जब मशीनों में घर्षण होगा, तो उसके अंदर ऊष्मा मतलब वह हीट होंगी, जो उसके इंजन्स होंगे वह हीट होंगे या गर्म होंगे, तो उसमें ध्वनि या इत्यादि खूब शोर जैसी जनक चीजें, अवस्थियां निकलती हैं, होती हैं कि नहीं, मशीनों जिससे जिससे मशीनों के कार्य खराब होने का डर बना रहता है। तो हम आपको इसके बारे में बता दिया घर्षण से क्या हानि होते हैं और घर्षण के उपयोग क्या-क्या होते हैं। आपको समझ में आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज का देखिए जो गति एवं बल से संबंधित जितने भी सेशन थे, वे आज कंप्लीट होते हैं। हम इसके आगे उत्तोलक के बारे में आपको पढ़ाएँगे और इसके बाद जो ये देखिए गति एवं बल का जो टॉपिक समाप्त हुआ है, इन दोनों को कंबाइंड टेस्ट होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।